दोस्तों नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। ये परीक्षा मंथन की डिटेल समरी जो कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम इंटरनेशनल इश्यूज़ के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि हम इस बार क्वाड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, देखो सीरीज़ हम बना रहे हैं परीक्षा मंथन की, चाहे वो हम PDF से बना रहे हैं, लेकिन आपको हम वो टॉपिक्स बता रहे हैं जो एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 260-70 पेज की ये होती है, लेकिन हम कवर करेंगे उन्हीं टॉपिक्स को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वाड क्या है? देखो, मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड समूह के प्रतिनिधियों के पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है, मार्च 2021 में इस बैठक में, मैं पहले बता दूं, देखो क्वाड में 4 हमारे देश हैं जो हमारे इसमें कंक्लूड हैं। नंबर 1 भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देशों का समूह है। तो ये क्या है, अगर किया जाए तो ये एशिया पैसिफिक में, मतलब जो हमारा एशियन ओशन है, वहाँ पे एक ऐसा सम्मेलन बना रहे हैं जहाँ पे कंट्रोल कर सकें चाइना को, या कंट्रोल नहीं कर सकते, या अपना आपस में इनका मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या जो भी बिजनेस डीलिंग है या जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव को बढ़ाना है, ये उसके लिए है। तो अमेरिका द्वारा एक आभासी मंच पर किया गया। उससे पूर्व फरवरी 2021 में क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक में भारत प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र मैंने बताया था, और म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण के मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, क्वाड भारत में मैंने बताया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान 4 देशों का समूह है जो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, इसका क्या है, पर्पज है। इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। केंद्रीय बिंदु था इसका कि भैया कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे कुछ विषय। ठीक है, संकल्प क्या है एक्चुअल में क्वाड का? क्वाड जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित स्वतंत्र, मुक्त एवं समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा भारत प्रशांत क्षेत्र और क्षेत्रों में मौजूद चुनौती से निपटने के प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, क्वाड वैक्सीन साझेदारी भी है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और चीन से संबंधित चर्चा जो देखते हैं इंपॉर्टेंट है। देखो, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है, उस पर क्वाड नेताओं ने चीनी आक्रामकता के कई उदाहरणों में से एक रूप में चर्चा की। नंबर 1 हांगकांग, शिनजियांग, ताइवान स्टेट पर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया तथा सेनकाकू विवाद से, जो सेनकाकू आइलैंड है वो एक विवादित आइलैंड है, से संबंधित अन्य मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। USA प्रतिष्ठानों पर चीनी साइबर हमले के बारे में भी, और भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर चर्चा की गई। ठीक है, ये था ऑल ओवर क्वाड के बारे में। अब चीन की आशंका देख लेते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं क्वाड क्या है। क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल स्टैंड फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है दोस्तों, तो ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशों के साथ लाता है। गौरतलब है कि क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ा जा सका। वर्ष 2017 तक यह संगठन निष्क्रिय रहा, लेकिन 2017 में एक बार फिर क्वाड देशों में फिर से मिले और इनकी पहली वार्ता, जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। देखा गाइस, मैंने पहले ही बताया था कि क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज द पर्पजफुली, ये चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सहायक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, चीन रूस क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद क्या है? रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग RSD। मार्च 2021 में चीन और रूस ने क्षेत्र में सुरक्षा की चिंताओं को लेकर एक क्या किया, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसमें मुख्य बिंदु देखते हैं क्या, चीन और रूस पहले से ही संघाई सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं SCO के क्या है, सुरक्षा समूह का हिस्सा है। भारत भी इसमें शामिल है। भारत SCO में दोस्तों 2017 में शामिल हुआ था। ठीक है, नहीं शायद ये गलत है, 2017 में, 2010 में शामिल हुआ था, 2010 में शामिल हुआ था। चीन और रूस ने एक नियमित आधारित व्यवस्था के लिए क्वाड शिखर सम्मेलन द्वारा समर्थित अमेरिका के आह्वान को अस्वीकार किया और कहा कि इसके बजाय सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब चीन और रूस की बढ़ती नज़दीकियों का क्या असर है? इधर के वर्षों में चीन और रूस आपस में गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
इसमें ना तो स्थायी दुश्मन है कोई और ना ही स्थायी दोस्त। भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकी कई मुद्दों पर जो है रूस को असहज महसूस करा देती है। वहीं ये संतुलन जो है उसको बिगाड़ने के लिए रूस भारत के चिर प्रतिद्वंदी देश चीन से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारा कुछ है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली। भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन, ये क्या हुआ 16 मार्च 2021 को वर्चुअल सम्मेलन हुआ। दोनों नेताओं ने बहुलवाद, कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें यह भी कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 5G, 6G और क्वांटिंग कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में संबंधों की ओर विस्तार करने की इच्छा जताई। नॉट मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चीन और ईरान की 25वीं वर्षीय रणनीतिक समझौते देखते हैं। 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड ईरान। ठीक है दोस्तों, तो ये 27 मार्च 2021 को हुआ क्या, ईरान के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें 25 वर्षीय स्ट्रेटेजिक सहयोग समझौता वर्णित किया गया। इस समझौते में राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक घटक शामिल थे। यह दस्तावेज संबंधों के प्रगाढ़ करने में बहुत प्रभावी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, इसमें एक खाका तैयार किया। यह समझौता चीन द्वारा ईरान को समर्थन के बीच हुआ। ईरान द्वारा चीन को अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में माना जाता है। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। चीन इस क्षेत्र में और उच्च और नई तकनीकी जैसे विकास के क्षेत्रों का विस्तार के साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए तत्पर है। अरब देशों के साथ चीन का व्यापार पिछले साल 2040 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कितना? 240 बिलियन डॉलर, जो चीन के क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और कच्चे तेल के एक प्रमुख खरीदार के रूप में स्थापित करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोस्तों, ठीक है, बिटवीन चाइना एंड ईरान। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने, देखो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने भांग, यानी कि भांग जो होती है ना, कैनबिस जो होते हैं, उसको मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से हटा दिया है। ये लटाया नहीं, हटाया है दोस्तों, रिमूव कर दिया है। मादक पदार्थों पर एक आयोग स्थापित हुआ था दिसंबर 2020 में, जिसमें क्या हुआ, एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कैनबिस यानी भांग को सर्वाधिक खतरनाक मादक पदार्थ की श्रेणी से हटाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसने हटाया? यूएनओ ने हटाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, कैनबिस को हटा दिया है। इसके कुछ WHO के कुछ प्रोविज़न थे, कुछ सुझाव थे कि संयुक्त राष्ट्र ने भांग को हेरोइन व कोकीन जैसे अधिक नुकसानदायक लत लगने वाले पदार्थों से अलग कर दिया है। ठीक है, और भारत संबंधी व्यापार भी देख सकते हो। ऐसा कोई खास ज़्यादा इंटरोडेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और कि भांग एक्चुअल में है क्या, कैनबिस क्या है। भारतीय भांग जो होता है इसे बोलते हैं कैनबिस इंडिका, और इसका यूरोपीय संस्करण हेम्प कैनबिस सटिवा मोटे तौर पर एक जैसे ही गुण रखते हैं, लेकिन उनके रासायनिक संयोजन और उपयोग में हल्का सा अंतर है, यानी कि केमिकल अगर बाउंडिंग दिखा तो डिफरेंस है। इन दोनों ही किस्मों के पौधों में कीमती रेशा एवं बीज होते हैं, लेकिन कैनबिस इंडिका दो अहम मादक तत्वों जैसे कैनबिनाइड के मामले में अधिक समृद्ध है। वहीं टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल यानी कि TCH, इसे बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोकैनाबिल के नाम से चर्चित पहला तत्व बुनियादी मानक मनोसक्रिय पदार्थ है, जो इसके सेवन करने वाला ऊंचा उड़ने का एहसास दिलाता है, यानी कि खो जाता है, वो अपने में खो जाता है। वहीं कैनाबिडाइल CBD जो है, यानी कि जो CBD है वो क्या है कहा जाने वाला दूसरा तत्व कम उद्दीपक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये अपने उपचारीय गुणों की वजह से दवाओं के इस्तेमाल में आता है, यानी कि ये CBD जो है वो मेडिकल फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं जो टेट्रा हाइड्रोकैनाबिस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है गाइस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वो पूछ सकता है टेट्रा हाइड्रोकैनाबिस एक्चुअल में क्या है, तो आप बता सकते हो। अब देखो, बाहर अमेरिका के नागरिकता कानूनों में बदलाव किया गया है। ठीक है, ये स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। अमेरिकी संसद ने प्रतिनिधि सभा मार्च 2021 में ऐसा एक पारित किया है विधेयक, जो कि अमेरिकी मामले में रखता है। इसमें है क्या कि पारित होने से अमेरिका में बगैर किसी दस्तावेज के रहने वाले लाखों लोगों की नागरिकता देने का राह प्रशस्त होगी, यानी कि अब उन्हें नागरिकता मिल सकेगी जो वहाँ बिना किसी दस्तावेज के रह रहे हैं। इससे उन बच्चों को भी नागरिकता मिल सकती है जिनके माता पिता H1 वीज़ा जैसे वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। इस कदम से लाखों भारतीयों को मिलने की राहत है। ठीक है, H1 वीज़ा भारतीय पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग काम करने जाते हैं वो ही इस वीज़ा पर काम करते हैं। तो H1 वीज़ा ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। देखो कि
ये अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 2021 के तहत 197 के मुकाबले 228 मतों से मंजूरी दी है इसको। और ये नवंबर 2020 में बाइडेन की चुनाव अभियान में ये इम्पोर्टेंट मुद्दा था। उसकी टीम ने एक दस्तावेज जारी किया कि 1.1 करोड़ लोग बगैर किसी दस्तावेज के रहते हैं, जिसमें 5 लाख भारतीय भी शामिल हैं। इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लेना कि H1 वीज़ा क्या है और किस पर्पज़ से है। अब देखो, ये भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030, ये एक साझेदारी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोरोना महामारी के द्वितीय लहर के बीच ही 22 अप्रैल 2021 को लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान भारत अमेरिका जलवायु स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी यानी इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप की शुरुआत की गई। दोनों देशों के बीच वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में अमेरिका ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 50 से 52% कितना 50 से 52% तक कटौती करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा सोलर एनर्जी का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं देखा जाता है कि भारत की साझेदारी के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी महत्वाकांक्षी जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने तथा जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो इनका वही है कि कुछ चीज़ों में गति देना, जैसे परिवहन, बिजली, भवन क्षेत्रों में आदि आदि। 2 मुख्य रास्तों पर आगे बढ़ेंगी। नंबर 1, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। दूसरा, जलवायु कार्रवाई और वित्त संग्रहण संवाद यानी क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जो मौजूदा प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का निर्माण करेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत अमेरिका जलवायु। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका ने 2030 तक 50 से 52% की कटौती करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। उइगर मुस्लिम से संबंधित विवाद है देखते हैं दोस्तों। देखो, ये मार्च 2021 में तुर्की में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने चीन के साथ तुर्कों के प्रत्यर्पण समझौते के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विरोध किया। चीन के सिंजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर बने शिविरों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की। इससे पहले वर्ष 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगर मुसलमानों को उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून की मंजूरी दी। वहीं उइगर मुसलमान की बात करें, उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है, जिनकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो मध्य एवं पूर्व एशिया से मानी जाती है। ठीक है, उर्ग अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं जो काफ़ी हद तक तुर्की भाषा के ही समान है। इनकी खुद की संस्कृति है। इनमें करीब 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है और दशकों से सिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमान आतंकवाद और अलगाववाद संबंधी झूठे आरोपों के कारण उत्पीड़न, जबरन, नज़रबंदी आदि चीज़ों का ये जो गुलामी जैसी दुर्भाव करता रहा है। कौन? चाइना दोस्तों। चीन की प्रत्यर्पण संधि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना पॉज करके। अब देखो, जापान और 5 आइज, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि व्हाट इज 5 आइज। ठीक है, चीन द्वारा उइगर समुदाय पर अत्याचार जारी था। इसी में तुर्की में भी चीन के खिलाफ उइगर मुसलमान के पक्ष में प्रदर्शन हुआ। ऐसे हालात में जापान ने 5 आइज मतलब दोस्तों 5 आँखें जुड़ने का प्रस्ताव दिया। 5 आइज गठबंधन जो है 5 देशों के एक प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क है। नंबर 1 5 देशों में ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 ब्रिटेन, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 न्यूजीलैंड, नंबर 5 अमेरिका शामिल है। एक बार और गाइस रिपीट, 5 आइज में 5 कंट्री कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। जब फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड इसमें मिल जाते हैं तो यह गठबंधन क्या कहलाता है दोस्तों? 9 आइज। कौन कौन? फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे एंड नीदरलैंड। इसको आप ऐसे डाल सकते हो FDNN, यानी कि FDNN मतलब फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड। 5 आइज गठबंधन की उत्पत्ति जो है अटलांटिक चार्टर में देखी जा सकती है, जो विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों के साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगस्त 1941 में जारी हुआ था। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य चीन, उत्तर कोरिया और रसिया पर नज़र रखना है। ठीक है, और आपस में खुफिया साझेदारियों को क्या करना है? साझा करना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध निर्माण की परियोजना। चाइना प्लान्स टू बिल्ड डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है दोस्तों, तो देखो हाल ही में देखा जाए तो चीन गणराज्य की शीर्ष विधायक जो है उसकी विधायक है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है,
उसके द्वारा 14वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2021 से 25 का एक प्रारूप ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध बनाने की योजना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना शामिल है। चीन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा नवंबर 2020 में की और इन्होंने कहा कि जो यारलांग जेंगबो के निचले क्षेत्र में बांध बनाना उसका वैध अधिकार है। यारलांग जेंगबो ये एक नदी है, उसके नीचे वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चीन ने यह भी कहा कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से निचले क्षेत्रों में पड़ने वाले भारत और बांग्लादेश के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध निर्माण से इंडिया और बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखते हैं। देखो, बांध के निर्माण से अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ होने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब ये बांध बना लेंगे तो पूरा पानी रोक लेंगे, तो भारत और बांग्लादेश में पानी की समस्या आ सकती है। चीन की बात करें तो वहाँ पर क्या है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से की जा रही है, ये दूरगामी परिणाम होगा और चीन नदी पर जो बांध बनाएगा उससे नदी पर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो जाएगा। उसके अतिरिक्त चीन द्वारा बांध के दरवाजे खोलने और बंद करने से पानी का बहाव तेज होगा और वहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, इन सब राज्यों में बाढ़ आने की आशंका है। ब्रह्मपुत्र के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माने जाने वाले जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर ऐसा होता है तो समस्या हमारे भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए खड़ी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में डायरेक्ट कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2021 में लॉन्च की गई है। देखते हैं गाइस, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें जो है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में 12 भारतीय शीर्ष स्थानों ने हिस्सा लिया है, मतलब 12 भारतीय शीर्ष स्थान इसमें शामिल हुए हैं। देखो, विश्व के शीर्ष 100 स्थानों में अगर देखा जाए तो 12 जो भारतीय संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 IIT बॉम्बे, दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT मद्रास, चौथे पे IIT खड़गपुर, पाँचवें पे IISc बेंगलोर, छठे पे IIT गुवाहाटी, फिर IIT बेंगलोर, फिर IIM अहमदाबाद, फिर JNU अन्ना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल विश्वविद्यालय शामिल है। आप इनकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूछ सकता है कि कितने संस्थान भारत के QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं। 12, जिसमें नंबर 1 पे IIT बॉम्बे, दिल्ली और IIT मद्रास हैं। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय के लिए विश्व में 30वां, जबकि खनिज और खनन इंजीनियरिंग विषय के लिए IIT बॉम्बे को 41वां और IIT खड़गपुर को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, वहीं प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 92वां और IIT बॉम्बे को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और JNU को 159वां स्थान मिला है। और वहीं देखा जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने दुनिया भर में सामाजिक विज्ञान प्रबंधन श्रेणी में 208वां स्थान प्राप्त किया। तो ये QS वर्ल्ड रैंकिंग हम आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं अफगानिस्तान में लालिंदर यानी कि जो सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता। सबसे पहली बात कि लालिंदर बांध कहाँ है, ये अफगानिस्तान में दोस्तों। तो अफगानिस्तान में लालिंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है 9 फरवरी 2021 को, जो वर्चुअल रूप से था। प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी और जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के बीच में, ठीक है। और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे हनीफ अतमार। यह परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है, जो लालिंदर बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। लालिंदर बांध, ध्यान रखना, अफगानिस्तान में, और ये सारी जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा। अब देखते हैं भारत अफगानिस्तान मैत्री संबंध, जैसे सलमा बांध, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जून 2016 में किया था। भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। लालिंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है, और ये जो बांध है अफगानिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास तथा दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी के प्रति भारत की मजबूत और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। अफगानिस्तान के साथ विकास के जुड़े सहयोग के एक हिस्से पर और भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों को शामिल करते हुए 400 से अधिक परियोजनाओं का पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, अब डेनमार्क बनाएगा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया है, तो वो देश है दोस्तों क्या, डेनमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेनमार्क ने, वहाँ की सरकार है, उत्तरी सागर में दुनिया का जो नॉर्थ सी है वहाँ पर पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना मंजूरी दे दी है। और ये है क्या, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की विद्युत आवश्यकता को पूरा करेगा ये। ठीक है, अब इसके हब के बारे में देख लेते हैं।
ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा और उत्तरी सागर के आसपास के देशों में उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टर्बाइनों से हरित बिजली वितरित करेगा। यह द्वीप पर हरित बिजली को संग्रहित करने, इसे तरल पर्यायी ईंधन में परिवर्तित करने और इसे सबसे केबल के माध्यम से डेनमार्क और पड़ोसी देशों में भेजने में सक्षम होने की दीर्घकालिक परिभाषा है। ऊर्जा द्वीप के बारे में कुछ तथ्य मैं बताता हूँ आपको, जो डेनमार्क ने बनाया है। ये एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम द्वीप परियोजना का विस्तार है। यानी उदाहरण के लिए देखें, एक बंदरगाह का निर्माण और भंडारण की सुविधा तथा समुद्र में पास के पवन टर्बाइनों से हरित बिजली के रूपांतरण करने के लिए सबसे अच्छे अवसर प्रदान करेगा। विद्युत होगी पहली तरह का यह साल का द्वीप 18 फुटबॉल पिचों लगभग 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। यह उत्तरी सागर में कृत्रिम द्वीप के रूप में एक डेनिश द्वीप बोर्नहोम है। तो ऊर्जा द्वीप सबसे पहले दुनिया का किसने बनाया, वो है डेनमार्क। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों ऊर्जा वगैरह में काम करेंगे। चर्च के नियमों में कुछ बदलाव आया, देख लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे धर्म पर पढ़ना चाहिए थे। अब देखो, स्विट्जरलैंड ने भी लगाया सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड ने भी क्या किया है, सार्वजनिक स्थानों पर आप बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध है, आप नहीं पहन सकते। तो वहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों के लिए मार्च 2021 में बड़ा निर्णय लिया और स्विस मतदाताओं से ये कहा कि भैया अब सामान्य जनता सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब नहीं पहन सकेगी। ठीक है, बुर्का नकाब को लेकर कई देशों में बहस चल रही थी, बुर्का तो सार्वजनिक स्थान पर पहनने की छूट होनी चाहिए या नहीं। बट स्विट्जरलैंड ने जनमत संग्रह का सहारा लिया और 7 मार्च 2021 को मतदान किया और उन्होंने कहा कि भैया आप अब हर जगह यानी कि जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर बुर्का नहीं पहनेंगे। तो स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री हो गया जहाँ पर आप पब्लिक प्लेस पर भी बुर्का और नकाब नहीं पहनेंगे, अपराध माना जाएगा अगर ऐसा करते हैं आप। तो स्विट्जरलैंड के लोग जीवन में खुलेपन का हिमायती हैं और वहाँ देखा जाए तो लगभग 14% लोग जहाँ प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे, वहीं 46% ने प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए मतदान किया। ठीक है दोस्तों, अब स्विस मतदाताओं ने दुकानों, रेस्तरां या सड़कों पर चेहरे को पूरी तरह से कवर करने से लोगों को बैन करने की पहले के पक्ष में वोट डाला है, इसलिए आप बुर्का पहनेंगे तो अपराध है। गूगल और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद। हाल में ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून प्रस्तावित किया था, खबरिया संस्थानों का इंटरनेट कंपनियां भुगतान करेंगी, ऐसा कहा था। न्यूज कंटेंट का इस्तेमाल करेंगी तो इसे भुगतान करना होगा, ऐसा कहा। अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में गूगल का हिस्सा 53% है, जबकि फेसबुक का 23%। और गूगल ने धमकी दी थी कि कानून बना तो वह ऑस्ट्रेलिया से अपना सर्च इंजन बंद कर देगा। गूगल के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रबंध निदेशक मेल सिल्वा ने जनवरी 2021 में एक संसदीय सुनवाई में कहा था कि यदि अमल में लाया गया ये कानून तो उनके पास ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं होगा। तो ये गूगल और इसका विवाद था, हमें ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, क्या विवाद है क्या नहीं, देख लो क्यों था ये। थोड़ा सा फिक्की की रिपोर्ट आई, भारत में क्या स्थिति है देख लेते हैं, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि भारत में ऑनलाइन समाचार पढ़ने और मनोरंजन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या है 300 मिलियन, करीब 30 करोड़। ये यूजर्स गूगल, फेसबुक, डेली हंट जैसी एग्रीगेटर के जरिए खबरों को पढ़ते हैं, जिसमें से 77% यूजर्स स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ये आंकड़ा 2019-20 का है। 282 मिलियन यूनिक विजिटर के साथ भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ने वाला दुनिया का दूसरा देश है। इंपॉर्टेंट है, फिक्की की रिपोर्ट में हम यानी कि इंडिया वाले दूसरा सबसे ज़्यादा, चीन के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ने वाले लोग हैं। क्या बात है, हम लोग बहुत डिजिटल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अगर देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी NPT क्या है, संयुक्त राष्ट्र हथियार प्रतिबंध संधि। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो इंसान की सभ्यता की गति जैसे तो आधुनिकता से बहुत लेस है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। वहीं देखा जाए तो एक ही परमाणु हथियार अंधी दौड़ है। इसी दौड़ का अगर देखा जाए जी इजराइल और फलस्तीन के बीच में आपने देखा ही है। ठीक है, इसी दौड़ को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुप्रतीक्षित संधि लगाई जो NPT कहलाई। क्या 22 जनवरी 2021 से लागू होगी, परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि। ये भारत सहित 9 बड़े देशों ने इस संधि का समर्थन नहीं किया। मतलब अगर देखा जाए तो इस संधि का हमने समर्थन नहीं किया है भारतवासियों ने। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में महासंकल्प के दौरान ये एक कानून लेके आए कि भैया सारा एक फैसला लिया कि हथियारों को पूर्ण रूप से
उन्मूलन कर दिया जाए, उन्हें एरेडिकेट कर दिया जाए। जबकि 120 अधिक देश इस संधि का समर्थन कर चुके हैं। 24 अक्टूबर 2020 तक 50 सदस्यों द्वारा इस संधि को हस्ताक्षरित कर लिया है, उन्होंने साइन किया है। और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2002 से लागू हो गई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के प्रमुख प्रावधान ऐसे हैं। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध यानी कि द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, संधि में हथियारों से संबंधित किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर क्या होगा, प्रतिबंधों के व्यापक प्रावधानों को शामिल किया गया है। दूसरा, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, अधिकार, भंडार, उपयोग या परमाणु हथियारों की धमकी न देने के उपक्रम शामिल हैं। यह संधि सदस्य देशों को उनके राष्ट्र सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को विकसित करने, उनकी तैनाती को प्रतिबंधित करने और निषिद्ध गतिविधियों के संचालन में किसी भी राज्य को सहायता करने पर भी रोक लगाती है। परमाणु संपन्न देशों द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई इसमें। देखते हैं, परमाणु हथियार संपन्न 9 देश हैं। नंबर 1 अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और नाटो संगठन के सदस्य देशों ने इस संधि के प्रति कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई भाई। इसलिए ये संधि अभी क्या है, प्रभाव में नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आगे से म्यांमार में कैसे तख्ता पलट हुआ ये पढ़ेंगे। बहुत सारी डिटेलिंग हम दे रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये था न्यूक्लियर वेपन एनपीटी से संबंधित बहुत सारा प्रावधान जो 22 जनवरी 2021 को लागू हो गई है। तो देखते रहिए, बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो करा ही दीजिए दोस्तों मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।